हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 21 जुलाई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 22 जुलाई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस, जो कि राष्ट्रीय आम दिवस है, तो इसको 22 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए, जो कि आम है तो इसे पौराणिक कथाओं में, साहित्य में इसे प्यार और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लगभग 5000 साल पहले आम की खेती की गई थी। और देखिए, पौराणिक कथाओं में क्या है, एक जो कि कथाएं वगैरह हैं, तो उसमें यह है कि महात्मा बुद्ध को जो कि आम का बगीचा दिया गया था, बाग दिया गया था, ताकि वो छायादार वृक्षों की छाँव में रह सकें। तो इस प्रकार की पौराणिक कथाएं हैं, तो वो जो कि साहित्य में प्रचलित हैं। इसी प्रकार में देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में जो पहला पुरस्कार जीता है तो वो SJVN लिमिटेड है, इसने जीत लिया है। देखिए, यह जो SJVN लिमिटेड कंपनी है, तो देखिए यह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसे यह पुरस्कार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। सतलज नदी पर यह स्थित है। और देखिए, इसे यह पुरस्कार जो दिया गया है तो शिविर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वच्छता जो कि स्वच्छता वगैरह वातावरण है उसके लिए, पारिस्थितिकी पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, तो इस प्रकार के जो कई कार्यक्रम हैं उन सभी के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया है SJVN को। और इसका राइट आंसर है, ये है SJVN है। NMDC, देखिए भारत की खनन प्रमुख कंपनी है NMDC, और इसे इस बार के लिए मतलब 2022 में इसे एसोचैम पुरस्कार दिया गया है। देखिए RIL, रिलायंस जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा भारत में निजी क्षेत्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, वो चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है SJVN। और देखिए SJVN जो कंपनी है वो मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट श्रेणी की कंपनी है SJVN, और इसका राइट आंसर है ये है SJVN, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव मनाया गया है? तो देखिए, चचिन चराई जो महोत्सव है वो बोमिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तवांग जो क्षेत्र है उसके चरवाहों के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया है। 14-15 जुलाई 2 दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें सैकड़ों चरवाहों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। इसमें नृत्य महोत्सव को वगैरह का आयोजन किया जाता है, और यह उनका प्रमुख त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश का। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से 1-2 करंट की जो अफेयर के जो कि क्वेश्चन है उनको भी एक बार पढ़ लेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अरुण पोल जो कि ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। इसके साथ में साइलेंट जो कि वाइब्रेंट ब्लूज प्रोग्राम था, उसको भी अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश की जो कि स्थित है, तो यहाँ पर चीन और भारत के बीच में जो स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मैकमोहन रेखा, तो उसको USA के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मैकमोहन रेखा घोषित किया गया था। और सियोम पुल, तो देखिए सियोम पुल भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर रक्षा मंत्री के द्वारा सियोम पुल का उद्घाटन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको अरुणाचल प्रदेश से याद रखनी है। अगर हमें महोत्सव के बारे में अगर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो महोत्सव के बारे में यहाँ पे हम जो कि अभी ऑप्शन से उसको भी क्लियर करेंगे। त्रिपुरा में खाड़ची पूजा महोत्सव मनाया गया है, और कैर पूजा महोत्सव भी त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया है। तेलंगाना में, तो देखिए तेलंगाना में बोनालू महोत्सव और बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी महोत्सव सेलिब्रेट जो कि मेला है वो सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, एक चीज़ और है कि महाराष्ट्र में जैसे मैंने कल बताया था कि काला घोड़ा कला महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ में ही वारकरी समुदाय के द्वारा पालकी पर्व जो महोत्सव है उसे भी महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? तो देखिए, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है इसे उत्तरी कोरिया ने लॉन्च किया है। उत्तरी कोरिया के द्वारा यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये ठोस प्राणोदक का उपयोग करने वाला पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे उत्तरी कोरिया ने लॉन्च किया है। उत्तरी कोरिया की पहली मिसाइल भी है, और इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर की है। इसके साथ में इस मिसाइल के द्वारा परमाणु जो हथियार हैं उसको ले जाने में सक्षम मिसाइल है, उत्तरी कोरिया की मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए ताइफा 01, तो ये जो कि सेटेलाइट से लॉन्च किया गया है केन्या के द्वारा। चीन के द्वारा सिनजोंग जो कि सेटेलाइट है उसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान के द्वारा तो खैबर जो कि ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए अभी खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए जो देश है आपातकाल की घोषणा की गई है नाइजीरिया राज्य देश में की गई है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू, जो कि अभी राष्ट्रपति बने थे कुछ दिन पहले। इनके द्वारा खाद्य पदार्थों की कमी के लिए और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और देखिए जो कि नाइजीरिया की एक वेबसाइट के अनुसार ही वर्ष 2022 जून में यहाँ पर 300 से अधिक किसानों की हत्या कर दी गई या फिर उनको अपहरण कर लिया गया है। तो इस प्रकार की वहाँ की जो रिपोर्ट है बताती है, और यहाँ पर अभी आपातकाल की घोषणा की गई है तो नाइजीरिया में की गई है। देखिए ऑप्शन को भी देखेंगे। पेरू, देखिए पेरू 90 दिन का आपातकाल पेरू में भी लगाया गया था। न्यूजीलैंड देखिए यहाँ पर चक्रवात गैब्रियल आया था, तो देखिए चक्रवात गैब्रियल के कारण यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। श्रीलंका को जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक आपातकाल यहाँ पर अभी तक चल रहा है श्रीलंका में, और इसकी मदद के लिए कई सारे देशों ने इसका प्रमुख जो कि इसका सहयोग भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन बनाया है? तो देखिए अभी भारत का जो IIT संस्थान है उसके द्वारा कामिकेज नामक एक ड्रोन बनाया गया है, सुसाइड ड्रोन बनाया गया है, और ये IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो दुश्मन की रडार है उसमें भी ये दुश्मन की रडार भी इसका पता नहीं लगा सकती है, और इसकी जो कि इसकी वजनी किलो है वो 6 किलोग्राम तक ये विस्फोट को ले जा सकती है। यह भी 6 किलोग्राम के जो कि हथियार हैं उनको ये ले जाने में सक्षम है। इसके साथ में ही 100 किलोमीटर की जो रेंज है, दुश्मन की रेंज है, वहाँ पर यह हमला करने में भी यह कारगर सिद्ध हुई है। और इसका नाम है भी कामिकेज नाम है, सुसाइड ड्रोन है, और इसको बनाया है IIT कानपुर ने इसको बनाया है। देखिए कृत्रिम हृदय या फिर आर्टिफिशियल जो हार्ट लॉन्च किया है, बनाया है, तो जो IIT कानपुर ने ही बनाया है। IIT मद्रास, देखिए IIT मद्रास NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मद्रास अभी 5वें साल भी फर्स्ट जो कि टॉप इंस्टीट्यूट है वो रहा है। IIT मद्रास के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया में खोले जाएगा। IIT मद्रास के द्वारा ही जो कि पॉकेट दूध में मिलावट की जांच करने के लिए जो कि पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है उसका अभी इसको बनाया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। देखिए IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली के द्वारा अपना जो पहला परिसर है वो अबू धाबी में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी की यात्रा के दौरान गए थे अबू धाबी की यात्रा पर, तो वहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। IIT रुड़की, देखिए IIT रुड़की के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा IITR 00693 एक जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और जो कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन है IIT कानपुर ने बनाया है। देखिए मद्रास से हम एक बारोस ऐप है उसको भी याद रखेंगे, बारोस ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कार्डिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है? तो देखिए अभी कार्डिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल, तो उसमें फॉस्फीन गैस की खोज करने वाले हैं, तो वो यूनाइटेड किंगडम के हैं, और इनके द्वारा फॉस्फीन गैस की खोज की गई है शुक्र ग्रह पर। तो देखिए फॉस्फीन गैस होती है उसे जीवित जो कि जीव होते हैं उनके द्वारा इसको छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर इसका जो कि पृथ्वी पर यह मौजूद तब होती है जब जो कि दुर्लभ रूप से हाइड्रोजन मौजूद होती है, तब इसका पृथ्वी पर इसका उत्पादन होता है। तो यह अभी फॉस्फीन गैस की खोज की है, शुक्र ग्रह पर इसकी खोज की गई है यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों के द्वारा। देखिए इटली के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अदृश्य गैलेक्सी या फिर ब्लैक गैलेक्सी की खोज की थी, और ये एग्जाम का पार्ट भी बना है। इस यूपी वीडियो में यह क्वेश्चन आया था कि जो कि अदृश्य गैलेक्सी है या फिर ब्लैक गैलेक्सी है, तो उसकी खोज किसके देश के द्वारा की गई है? तो ये इटली के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। देखिए भारत ने अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है 14 जुलाई को। इसके साथ में अग्नि प्राइम जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी लॉन्च किया था भारत के द्वारा। देखिए चीन दुनिया में 2nd नंबर पर हाइड्रोजन से निर्मित जो कि ट्रेन है उसको चलाने वाला, साथ में ही मीथेन से रॉकेट को चलाने वाला भी पहला देश बन गया है, तो वो है चीन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और यहाँ पर जो कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का आयोजन हुआ था, तो देखिए यहाँ पर भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान में साथ में ही 6 इसने गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं, और इसके साथ में ही जो 9 है तो 9 इसने कांस्य पदक जीत लिए हैं। तो इस प्रकार से तीसरे स्थान पर रहा है भारत पदक तालिका में। भारत के स्थान पर तो तीसरे स्थान पर रहा है, फर्स्ट पर रहा है जापान, सेकंड पर रहा है इसमें चीन, और भारत की इसमें 3rd रैंक रही है। तो इसके साथ में ही देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए पहले स्थान पर अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो पहले स्थान पर भारत, डिजिटल रैंकिंग में भारत फर्स्ट स्थान पर रहा है। चौथे में देखिए फायर पावर की जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया में 4th स्थान पर भारत की सेना, तो भारत की सेना है मतलब जो कि भारत की सेना रही है इसमें। 10वें नंबर पर तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें भारत 10वें नंबर पर आया, और फर्स्ट स्थान पर इसमें USA है।
इस चौथे स्थान पर जो फायर पावर सेना के अकॉर्डिंग भी यूएसए फर्स्ट स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया है? तो देखिए अभी राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है नीति आयोग ने जारी किया है। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा अभी जो मद्रास की मैंने बताया था INRIF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो कि रिपोर्ट थी उसको भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। तो देखिए अभी जो इसने जारी किया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक उसने जारी किया है। इसमें क्या है कि 2015 से 2016 के से लेकर 2019 और 21 के जो आंकड़े हैं उसमें बताया गया है कि लगभग 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो इस प्रकार से नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका राइट आंसर है नीति आयोग। देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, नाम चेंज करके प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी और इसके CEO हैं अभी BVR सुब्रमण्यम, इसके CEO हो जाएंगे। देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता की जो कि रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें केरल टॉप पर था और उसमें बिहार की इसमें रैंक सबसे लास्ट में थी। देखिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अभी टाइगर सर्वे की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें 3167 भारत में बाघों की संख्या बताई गई थी। वित्त मंत्रालय, तो देखिए वित्त मंत्रालय की अभी 50वीं जो बैठक हुई है तो उसकी अभी अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा वित्त मंत्रालय की मतलब उसकी अध्यक्षता की गई थी GST काउंसिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू एंकर को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए अभी उड़ीसा से पहले एक चीज़ याद रखेंगे कि उड़ीसा में अभी जग मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट यूनियन का अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा में ही जो कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री हैं जो कि नवीन पटनायक, उनके सचिव हैं BK पांडेय और उनको FIH प्रेसिडेंट कलर अवार्ड उनको दिया गया था अच्छा काम करने के लिए। तो देखिए अभी जो कि लीसा को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है और इस आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर के द्वारा ओडिया और जो कि भारत की हिंदी भाषा है जो कि सारी ओडिया भाषा है और उसमें इस प्रकार के यह अपने प्रसारण किया करेगी। इस पर वो साड़ी पहन के चूड़ी वगैरह पहन के तो इस प्रकार के उसको बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, इसका नाम रखा गया है लीसा। ऑप्शंस को भी देखेंगे, देखिए सोफिया, सऊदी अरब के द्वारा सोफिया को अपने देश की नागरिकता प्रदान की गई है। रश्मि, देखिए हिंदी बोलने वाला पहला रॉकेट रोबोट है तो वो है रश्मि। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके NDA 2023 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन है लचित बोरफुकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए लचित बोरफुकन को अधिकतर ही मतलब इतिहास में भी कम ही लोग जानते होंगे, मतलब इसको डेली हमने इसको इतना नहीं पढ़ा है। तो अभी इसका जो कि UPSC के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है NDA को, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है लचित बोरफुकन के बारे में। तो देखिए उसका पॉइंट फर्स्ट है अहोम बल के जनरल थे। सेकंड है वे सराय घाट के युद्ध में अपना नेतृत्व में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है। तो देखिए अभी अहोम बल के जनरल थे, अहोम साम्राज्य था असम का, तो उसकी शाही सेना के सेनापति थे, जनरल थे। सराय घाट के युद्ध में अपना नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। साथ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को 1919 जो कि 1999 में स्वर्ण पदक पे मतलब इनको घोषित किया गया था इनके लिए ही कि इनके नाम पर ही स्वर्ण पदक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है वो है 1, 2 व 3। देखिए इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मुगल जो कि शासक था तो वो इन पर जो कि पूर्वोत्तर के राज्य थे उन पर शासक नहीं करवाया था, उन पर शासन नहीं जमा पाया था। और इस प्रकार की इनकी जो युद्ध प्रणाली थी वो इस प्रकार की थी कि वो चाहे तो पानी में अंदर हो, नदी के सहारे हों, बरसात के इलाके में हो, चाहे फिर पहाड़ी क्षेत्रों में हो, तो किसी भी क्षेत्रों में हो वो यह उनसे नहीं जीत सकते थे। तो इस प्रकार की जो इनका साम्राज्य था, सैनिक शासन था, इनका सेनापति करने जो कि सेनापतित्व का तरीका था, तो उसमें इस प्रकार से प्रवीण थे यह ललित बोरफुकन और इसकी चर्चा आज भी जानी जाती है। और देखिए 2022 में इनकी 400वीं जयंती को अभी सेलिब्रेट किया गया था 2022 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत के निम्नलिखित जिलों में से किन में 1947 यह विनिश्चित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया था कि पाकिस्तान में शामिल हो या फिर नहीं? तो देखिए पूर्वी जो जिले थे, पूर्वी भारत के जिले थे, उसमें से कि एक जिला ऐसा था कि जिसका जनमत संग्रह कराया गया था 1947 में उसकी 6 जुलाई को उसकी डेट थी, तो उसका जन्म संग्रह कराया था। सिलहट था ये। देखिए उसमें उस टाइम पे पाकिस्तान था तो पूर्वी पाकिस्तान उस टाइम पर था जिसको कि अभी हम बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो उसमें सिलहट ने जनमत संग्रह के आधार पर इसमें अपना समर्थन दिया था और उधर से वह पाकिस्तान में
सम्मिलित हो गया था। तो देखिए इसमें कहा गया था कि भारत ने अपना जो कि असम का एक अच्छा ही समृद्ध जिला था तो उसे खो दिया है। तो इस प्रकार की बातें कही गई थी। ग्वालपारा, कछार, तो ये असम के जिले हैं। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य के शासन था? तो देखिए यशोवर्मन जो राज्य जो कि शासक थे, राजा थे, तो उन पर वह कन्नौज के शासक थे। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए लॉजिक के तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि मेवाड़, मारवाड़ या फिर कलिंग। देखिए मेवाड़ या फिर मारवाड़ राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में है। कलिंग, तो देखिए कलिंग है उड़ीसा में। और इसको हम ये जानते हैं कि कलिंग का युद्ध जब अशोक ने लड़ा करा तो इसी के कारण ही जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था वहां के नरसंहार को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है तो लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ से 1853 में इन्होंने सारे ही जितने भी समाचार पत्र थे, अखबार थे, उन पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। तो इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। विलियम बेंटिक, तो देखिए विलियम बेंटिक को सती प्रथा को समाप्त करने के लिए इनको जाना जाता है। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया था। एलन बरो, तो देखिए एलन बरो को दास प्रथा का अंत माना जाता है 1843 में। देखिए कहीं कहीं आपको डेट 1842 से 44 के बीच में मिलेगी, लेकिन जो डेट है एलन बरो की 1843 है, जो कि जहाँ पर दास प्रथा का अंत किया गया था। व्यपगत सिद्धांत, देखिए व्यपगत सिद्धांत है डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत है, जिसे हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। और हड़प नीति के माध्यम से जो पहला जो कि रियासत थी या फिर हम उसको कबीला बोल सकते हैं, तो वो थी सतारा था। और सतारा को ही इन्होंने अपनी डलहौजी की नीति, हड़प नीति के द्वारा उसको हड़प लिया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है, ये है चार्ल्स मैटकॉफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन में कील साबित होगा, यह किसने कहा था? तो देखिए मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए कील साबित होगा, इसे शेर ए पंजाब तो लाला लाजपत राय थे। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, इसके विरोध में लाला लाजपत यहाँ पर दंगे हुए थे। तो देखिए उसी टाइम पर लाला लाजपत राय के पथराव हुआ, उनको लाठी डंडों से मारा गया था, इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है, उन्होंने तभी कहा था कि लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए कील का पत्थर साबित होगा, कील साबित होगा। इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। सारे जहां से अच्छा इकबाल के द्वारा लिखित है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।